लिखो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टॉपिक है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड shell on its axis passing through its center। वैसे ये वाला टॉपिक अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उससे बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बट आज थोड़ा सा करके देखते हैं इससे। मुझे इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है और रेडियस कैपिटल आर। कर सकते हो ट्राई? बिल्कुल। चलो तो एरिया के रेस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करवा दूं या पहले दूं टाइम सॉल्व करने के लिए? शेल बोल दो, डिस्क, सॉरी यार शेल क्यों बोला मैंने, डिस्क है ये। हाँ सॉरी सॉरी मैंने शेल बोल दिया। डिस्क है वो बच्चों, शेल की जगह डिस्क लिख दो। दिमाग में मेरे डिस्क चल रहा है, मुंह से शेल बाहर आ गया। डिस्क। अच्छा आपको पहले का कुछ आता है? तो उसमें आपने कितने देख लिए? एक ही देखा है, मुश्किल है थोड़ा। चलो शायद ही समझ में आई वाला टॉपिक तो बिल्कुल। करना चाहते हो ट्राई? करके देखो फिर बात करते हैं। पूरे 30 सेकेंड्स दिए। इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोगों ने ग्रेविटेशन में बहुत किए हुए हैं। मोए मोए किया था ना, उसमें निकाला था ना MOI। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। चलो एक हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या, लगभग सॉल्यूशन ही समझ के चलो। देखो पहले अपन क्या करते थे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट कट करते थे, है ना? तो इस बार भी अपन एलिमेंट काटेंगे तो बच्चों ये पूरे एरिया पे पहली बात चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी क्या ले सकते हो आप, सिग्मा इज इक्वल टू, अब इस बार क्या लैम्डा लेना है? नहीं, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी था और ये क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा, यस और नो? ठीक है। और अब अगर मैं इसमें एक स्ट्रिप कट करता हूँ, मतलब कि कुछ ऐसा काटा मैंने यहाँ से लेकर के ऐसा कट किया जिसकी रेडियस तो क्या थी बच्चों, स्मॉल आर, और जो इस स्ट्रिप की लेंथ थी वो थी डी आर। ठीक है। स्ट्रिप की जो खुद की थिकनेस थी वो कितनी थी, डी आर, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था, आर डिस्टेंस पे। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो बताओ डी क्यू कितना हो सकता है, डी क्यू अपॉन एरिया कितना लोगे, एरिया कितना लोगे? नहीं, वहां गलती कर दोगे, देखो कैसे।
इस स्ट्रिप को काट के बाहर निकालें। इस स्ट्रिप को काट के अगर आप बाहर निकालते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मुझे ये बता सकते हो ये वाली लेंथ कितनी होगी? देखो सर्कमफेरेंस के बराबर ही तो होगा ये वाली लेंथ, दैट इज 2 पाई आर। और ये थिकनेस कितनी है? डी आर। तो इसका पूरा एरिया कितना आ गया? 2 पाई आर डी आर। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई आर डी आर लिख सकता हूँ, यस और नो? और यहाँ से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू फाइंड करूँ तो सिग्मा 2 पाई आर डी आर इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा, यस और नो? ये पहला हिंट था आपका। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो फिर ये 1 सेकंड में आ जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलें। अच्छा बच्चों, ये वाले डिस्टेंस सेंटर से पी पॉइंट के डिस्टेंस है एक्स, ठीक है? तो मुझे फटाफट याद करके बताओ, क्या ये शेप एक रिंग दिख रहा है जो अपन ने स्ट्रिप कट किया है? और रिंग के लिए अपन ने कल ही तो कैलकुलेट किया था, क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डी ई। डी ई क्यों बोला? क्योंकि स्मॉल रिंग के लिए निकाल रहे हैं अपन, ठीक है? और कितना था बच्चों ये? के। तो क्यू की जगह तो देखो इसका फुल चार्ज, दैट इज डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कल अपन लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है? तो अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों? 0 से लेकर कैपिटल आर तक, पूरे के लिए कैलकुलेट करना। तो 0 से कैपिटल आर अभी रखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई दैट इज के एक्स डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है? अब डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें रिप्लेस कर दो, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर रखते जाता हूँ। के को बाहर रख दिया मैंने फिलहाल, एक्स सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसके आगे अगर इंटीग्रेशन आता है, अच्छा लिमिट अब रख देता हूँ 0 से कैपिटल आर, कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूँ 2 सिग्मा के पाई, और एक्चुअली में एक्स भी कांस्टेंट है, एक्स भी बाहर,
अंदर बच रहा है आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब बताओ इंटीग्रेशन आता है सबको? आता है? चलो करके बताओ। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अभी मुझे पक्का पता है आप लोगों में से 90% बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मैथ से एक बार कर लोगे इंटीग्रेशन तब ये हलवा लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे को लगता है मुश्किल है तुम लोगों के लिए, करके देख लो एक बार। तो अभी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ इंटीग्रेशन का, नहीं भी समझ आए तो अभी के लिए तो देख लो, बाद में फिर ये मैथ्स में ऑटोमेटिक आएगा आपको। क्या वैसे मैंने एक बार आप लोगों को सिखाया हुआ तो है ये वाला, इस टाइप का, करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे कोशिश। पहले इंटीग्रेट करोगे उसके बाद कुछ हो। चलो मैं करूं, हो गया डिस्कशन खत्म। अच्छा, नहीं समझ आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार के लिए छाप लेना। तो मेरे पास है E इज इक्वल टू 2 सिग्मा k पाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, जीरो से कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है मेरा? आर, जो ऊपर भी है नीचे भी है, तो अपन नीचे भी कुछ नहीं कर सकते ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, मैंने टी अज्यूम किया, ठीक है, और इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 0 प्लस 2r, और यहाँ पर क्या बचेगा? dt बाय dr। बोलो यस और नो। और यहाँ से अगर मैं इस dr को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? 2r dr इज इक्वल टू dt। क्लियर हुआ ये? ठीक है। इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इन दोनों को इसमें रिप्लेस कर देते हैं अपन, ठीक है। देखो इसकी शक्ल तो टी से मिल रही है, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट सॉल्व कर दूं अभी, फिर उसके बाद में आप उसमें पुट कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2r dr, अच्छा मैं इस 2 को इधर नीचे भेज देता हूँ। तो देखो r dr यहाँ पर भी है, इसकी जगह क्या आ सकता है? dt/2, तो मैंने यहाँ लिखा dt और बाहर लिख दिया 1/2, चलेगा। और नीचे देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? टी, तो ये क्या बन गया? टी की पावर 3/2। क्या अब इसका इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को? टी की पावर -3/2 का कैसे करते हैं? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 टी की पावर -3/2 dt इंटीग्रेशन। अब वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, करके देखते हैं। तो 1/2
टी की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। क्या बचा बच्चों? 1/2। क्या यार तुम लोग क्या लगे रहते हो यार? टी की पावर -1/2 अपॉन -1/2, दैट इज 1/2 से ये 1/2 भी कट गया है ना। 1/2 से 1/2 गुजर गया, माइनस का 1/√t लिख सकते हैं। अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आया? ईमानदारी, नहीं टेंशन नहीं लेना, ईमानदारी से बोलो इंटीग्रेशन समझ नहीं आया। ये वाला पार्ट जो अज्यूम किया था, क्या लिमिट अभी बेटा मैंने सॉल्व ही नहीं करी, मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन वहां जाके रख दूंगा, ठीक है। अगर वो चेंज करता ना तो फिर मुझे डेफिनेट की प्रॉपर्टी सिखानी पड़ती कि आर भी चेंज होता है, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया वो, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन उठा के वहां पर रख दूंगा। क्या हो गया मितांश? मेरे से बोलो ना यार, क्या हो गया? यहाँ पर dt/2 था, तो dt के अपॉन में 2 यहाँ पर अंदर लिखो चाहे इंटीग्रेशन से बाहर लिखो, कांस्टेंट को रख सकते हैं ना बाहर, बाहर रख दिया मैंने। और कोई डाउट हो इसमें पूछो फटाफट। तो लास्ट स्टेप, क्या t की जगह वापस उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूं? तो यानी इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आ गया? -1/√x² प्लस r², इतना आ गया। चलो अब इसको लास्ट में वहां पर रख देंगे। मैंने एक छोटा सा काम बोला था लास्ट क्लास में करने के लिए, वो किया क्या? प्रोजेक्टाइल रिवाइज, कोई ऐसा है जिसने नहीं किया हो? कर लिया? नहीं किया? प्रोजेक्ट आपको एक ही चैप्टर तो आता है, प्रोजेक्टाइल, उसमें इसने खूब मेहनत करी। डन यहाँ तक? आगे सॉल्व करूँ अब? ये पार्ट हटा देता हूँ। तो अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन यही है, और डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है? इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दो। तो बस हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है, 2σk πx, इंटीग्रेशन क्या आया? -1/√x² प्लस r², और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से r तक, पुट कर दो 2σk πx, और क्या बन गया बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/√x² प्लस r², और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/√x² प्लस 0, दैट इज x², और अगर मैं रूट से x² भी हटा दूँ तो x बचेगा। तो क्या इस शक्ल को थोड़ा सा और अच्छा कर दें? 2πk∑x 1/x माइनस √x² प्लस, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑन द एक्सिस which is x distance apart from its center. बच्चे यहाँ पर लोअर लिमिट जब पुट करोगे r की जगह 0 हो जाएगा, तो x² का रूट क्या बचता है? सिर्फ x बचता है। एक्चुअली में इस टॉपिक में दिक्कत यही आती है कि इंटीग्रेशन आप लोगों का कंफर्म अच्छा नहीं रहता ना,
अच्छा इसमें केस देख लें, एक केस स्टडी कर लेते हैं। केस देखें इसका, यहाँ तक छाप लिया सबने। केस ये बच्चों की, अगर आर बहुत 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 बड़ा हो एक्स से, मतलब कि मैंने क्या किया एक्चुअली, में एक्स को बिल्कुल पास में लेकर आता, ठीक है, आर बहुत ज्यादा बड़ा हो एक्स से, देन अच्छा ये बताओ क्या इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं अपन? ये आर अपन एक्स बन जाएगा, आर अपन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वन अपन एक्स होगा, यहाँ पर भी वन अपन एक्स होगा। क्या उस वन अपन एक्स को बाहर निकाल लूँ तो चलेगा? एक स्टेप में निपटा दो इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई इज इक्वल टू 2 पाई k सिग्मा एक्स, अंदर बचा 1, देखो इसका 1/x बाहर लिया, इसमें से भी एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे तो सिंपल x बचेगा, ठीक है, वो भी बाहर निकाल लिया। 1/x पर अंदर बचा 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, आया ना? इस x से ये x गुजर गया, ठीक है। हाँ अभी नेग्लेक्ट करेंगे, अभी यहाँ तो कटेगा ना x, अब नेग्लेक्ट कर देता। x बहुत 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 छोटा है, क्या इस पर कोई खासा फर्क पड़ने वाला है? सोचो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। r की वैल्यू 10,000, x की वैल्यू 2, सोचो पड़ रहा है कोई फर्क? पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? हाँ तो बताओ मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी या टोटल रेशियो उतना ही तो रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली यार, आप इस चीज़ को समझो कि रेशियो लगभग आर के आसपास ही तो आएगा। अच्छा चलो मैं एक रख के बता देता हूँ, फर्क देखो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेट आर इक्वल टू 10⁴ ले लिया और एक्स इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, क्या 10⁴ हो जाएगा स्क्वायर होने पर, और नीचे क्या आएगा 4, मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी रूट में, ठीक है। और ये खुद 1/, में है, खुद है 1/, में, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। सोचते जाओ जैसे जैसे बता रहा हूँ, और 1 में से उसको माइनस करोगे एक छोटी सी वैल्यू को, टेंस टू बी 1 ही तो होगा, 1 में से 0.001 माइनस करके क्या कर लोगे? समझ गए इस चीज़ को? तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा मुझे। तो अब मेरे पास क्या बचा, ई इज इक्वल टू, बोलो इस एक्सप्रेशन का कोई फर्क है? ये बात मेरा मन रखने के लिए नहीं बोलना है, नहीं समझ आया फिर पूछ लो, समझ आया कि नहीं आया? पक्का फिर से देख लो, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है एक्स के कंपैरिजन में, स्क्वायर करेंगे और बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और उसका जब रूट करोगे तो भी वो बड़ी वैल्यू ही रहने वाली, ठीक। अब 1 में अगर उस वैल्यू का डिवाइड करते हो, एक बड़ी वैल्यू का डिवाइड करते हो 1 में, तो छोटी वैल्यू बन जाती है, बहुत छोटी वैल्यू बन जाएगी, और उसको 1 में से माइनस करोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू अप्रॉक्स 1 के आसपास ही रहने वाली है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या बचा, 2 पाई इंटू 1/4 पाई एप्साइलन या एप्साइलन नॉट जैसा भी आप कहना चाहो, और सिग्मा, 4 पाई से 2 पाई गुजर गया, 2 टाइम्स क्या बचा मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन। मुझे सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू मैं आपको बाद में एक और तरीके से करवाऊंगा। ये डेरिवेशन कितने पेज में हुआ है? अगला जब इसका वापस एक बार और करवाऊंगा तब ये 2 लाइन में होगा, गॉस थ्योरम, ठीक है।
अच्छा, ये मैं सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कभी अगर मेथड मुझे यूज़ करने के लिए आ गया तो मैं ये करूँगा। बट इन क्वेश्चंस को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, दैट इज गॉस थ्योरम। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम कभी भी होगा तो उसमें गॉस थ्योरम ही लगाना है, ये लगाना ही नहीं। हाँ, ये पूरा बन हो गया ना। और ये इसलिए भी करवाया मैंने ताकि आप लोगों को गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंस पता रहे। तुमने तो पढ़ी होगी गॉस थ्योरम। तो एक बार इस डेरिवेशन को देख लो, अगर कहीं पे भी डाउट लग रहा हो तो वापस पूछ लो पूरा, इंस्टेंट रिवाइज कर लो एक बार। क्या हुआ? चले आगे। एज यूजुअल मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल आप लोगों को हल्का सा बता देता हूँ क्या था, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। क्या करते थे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में? एक पार्टिकल को थ्रो किया अपन ने विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है। तो बच्चों इसके मोशन को मैंने आप लोगों को बोला था हमेशा आप लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखो, एक तो एक्स डायरेक्शन, दूसरा वाई डायरेक्शन। तो इसलिए हम इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितनी भी चीजें हैं सबको दोनों डायरेक्शन में स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये बताओ, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ू तो क्या आएगा? u cos थीटा, और इधर की तरफ u sin थीटा। तो मैंने लिखा ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, अर्थ पे बात करते थे तो जीरो है। बट मान लो अब जो मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ उसमें इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो वट एवर कोई भी एक्सेलरेशन हो तो हम इसको ए एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है। ऐसे ही ए वाई, सॉरी यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, अगर ग्रेविटी है तो माइनस जी, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना, नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। तो जैसा भी एक्सेलरेशन मैं आपको दूं उस हिसाब से आप लेना। ठीक है। इसके आगे और क्या करते थे अपन? बस इनके बीच में वही तीनों फॉर्मूले लगते थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर x डायरेक्शन में तो x के सारे टर्म्स, y डायरेक्शन में तो y के सारे टर्म्स। ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। बस वही तीन फॉर्मूले लगने वाले। रेंज वाले, रेंज और वो मैं जब 11th में काम नहीं आया तो 12th में काम, तब 11th में काम नहीं आया। वैसे यूज करना चाहो तो कर सकते हो इसमें भी। क्या? और क्या, जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आज तक याद नहीं है तीनों फॉर्मूले, क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और मैं उसको याद करता भी नहीं, जानबूझ के मैं नहीं करता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि नेक्स्ट टाइम मैं सॉल्व करूँ। अगर मैंने याद कर लिया तो फिर वो परेशान करेगा मुझे। ठीक है। और मैंने इसलिए आप लोगों को बोला भी था गलती से भी याद मत करना। ठीक है। चलो, आ, लिखो मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल
टॉपिक डालो, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, motion of a charged particle in uniform electric field and gravity free space. Motion of a charged particle in uniform electric field and gravity free space. ये टॉपिक अच्छा भी है और पूछा भी जाता है। ये सिर्फ आपको एक बार के लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ, अगली बार से ये नहीं बनाऊंगा, ठीक है? प्लस माइनस। अच्छा ये बताओ, इसमें फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर जा रहा होगा और नेगेटिव के पास आ रहा होगा। मतलब ऐसा मान लूँ नीचे की तरफ होगा सबके लिए, यस और नो? मतलब रियलिटी में आपको वो इतनी कहानी बता के नहीं देगा कि दो प्लेट्स रखे हैं, दोनों चार्ज्ड हैं, ठीक है? वो सिर्फ ये बोलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो आप ये खुद ही समझ लो कि दो प्लेट हैं, चार्ज प्लेट है, जिनकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक? तो इतना पार्ट तो मैं भी एरो वैरो हटा देता हूँ। अब जैसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल बादल की तरह मस्त घूमता हुआ, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से आता है विद इनिशियल वेलोसिटी u से। जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा, क्या उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है? तो एक चार्ज था q, पॉजिटिव q, जो u वेलोसिटी से फील्ड में एंटर करता है, कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू q इंटू ई, बताया हुआ नहीं तो मैंने, q इंटू ई लगेगा। तो F इज इक्वल टू q इंटू ई। यस और नो? तो क्या आप इसका एक्सेलरेशन भी बता सकते हो मुझे? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया था न्यूटन ने? A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, दैट इज क्यू ई बाय। अच्छा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, देखो दोनों में यही तो वेक्टर है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो यानी इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्चुअली में कौन सा है? वाई डायरेक्शन में। अच्छा मैंने इसमें एक वर्ड जोड़ा था, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अगर वो वर्ड नहीं जोड़ता तो इसमें क्या लिखते आप एफ नेट की जगह? क्यू ई प्लस एम जी होता, टोटल फोर्स लगाते ना, लेकिन वैसे चार्ज पार्टिकल का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अपन छोड़ भी देते हैं, ठीक है? क्लियर? तो अब फिलहाल अपन ग्रेविटी फ्री स्पेस, यहाँ तक क्लियर? तो अब अगर मैं ध्यान दूं तो ये पार्टिकल यहाँ से जैसे ही एंटर करेगा, कैसे पाथ पे फॉलो करने वाला है बच्चों? नीचे आ जाएगा इस तरीके से, आया ना? क्यों? क्योंकि एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है इसमें नीचे की तरफ, ठीक है? तो अब फटाफट इस इनिशियल कंडीशन से मुझे सॉल्व करके कुछ चीजें निकालो। यू एक्स क्या थी, यू वाई कितना था? बताओ यू एक्स इसमें कितना था? इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली यू ही था, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो आ रहा था ये, यू था। और यू वाई कितना था? 0। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज, दैट इज क्यू ई बाय एम, लेकिन प्लस या माइनस? क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो माइनस। ये मिल गई बाउंड्री कंडीशंस। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है कि ये वाली डिस्टेंस दे देगा और बोलेगा ये बताओ प्लेट को टच कब कर रही है, या फिर वो पूछ लेगा ये रेंज कितना कवर कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन होंगे किसके? प्रोजेक्टाइल के, बस एक्सेलरेशन
चेंज कर दिया उसने। ठीक है, इस हिसाब के क्वेश्चन शुरू करूँ? चलो पहले इतना ये टर्म तो नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक्सेलेरेशन हर एक बार अलग अलग हो सकता है प्लेट को ऐसे रख दे। ठीक है, तो जैसे प्लेट का अरेंजमेंट करे उस हिसाब से काम करना। हाँ, तो मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल फोर्स तो क्यू ई ही लगेगा ना। चलो क्वेश्चन नोट करवाओ, लिखो। ये छाप लिया ना? छापो छापो आराम से, पहले छापो। आओ। लिखो क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is released from rest in uniform electric field E in uniform electric field E the uniform field created between two parallel plates the uniform field created between two parallel plates of charge densities of charge density plus sigma and minus sigma respectively the particle accelerate towards another plate
which is towards another plate which is d distance apart. Determine the speed which it hits the another plate. मैं क्वेश्चन एक बार यहां पर समझा देता हूं आप लोगों को क्या कह रहा है. ठीक है, इधर देखो. यहां पर बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज को हमने पकड़ के रख रखा था जिसका मास था m एंड चार्ज था q. ठीक है, यहां पर पकड़ के रख रखा था. जैसे इसको मैंने छोड़ा ये इधर की तरफ भागने लग जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. किस एक्सेलरेशन से भागेगा? q e by m से. तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस निकाल सकते हैं. इनिशियली क्या था ये? रेस्ट पे. तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी? नहीं, खत्म. वाई डायरेक्शन में नहीं, जीरो. एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो. वाई डायरेक्शन में यही होगा एज इट इज. दूसरी बात इसने बोला इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी. तो इसने बोला कि आपको एस वाई भी दे रखा है. कितना दे रखा है? माइनस का डी. और आपसे पूछा क्या इसने? वी वाई क्या होगा? यही तो पूछा है. बस खत्म कर. 2 सेकंड का क्वेश्चन कर दूं. बस वो इक्वेशन लगाने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. समझ आया वाला क्वेश्चन? टफ था कुछ? ये तो स्ट्रेट लाइन का था, प्रोजेक्टाइल का भी नहीं था. मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही तो था. एक पार्टिकल को ड्रॉप किया वो इस एक्सेलरेशन से जा रहा था. ये बताओ डी डिस्टेंस पे जाकर उसकी क्या वेलोसिटी होगी? अच्छा आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि उसको टाइम कितना लगेगा. ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं क्वेश्चन का. ये वाला अच्छे समझ आ गया हो तो हाँ आराम से छापो, कोई जल्दी नहीं. अच्छा मैंने लास्ट में माइनस क्यों लिख दिया? प्लस माइनस का आया था ना, डायरेक्शन की वजह से मैंने माइनस लिखा है ना. ईमानदारी से अब फिर से बताओ ये वाला कितने बच्चों को नहीं आया? सच में मेरा मन रखने के लिए नहीं बोलना है. नहीं आया तो नहीं बोलना है. नहीं आया ना? नहीं आया. बालक अपन को पक्का इधर पक्का. अच्छा, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लिखने में. लिख लो, लंबी सी कहानी है. अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. अच्छा अभी छाप ही रहे हो क्या? छाप छाप लो कोई बात.
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेस्टी, आपका 11th रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। इसमें सब आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, सब कुछ है। वेदांश ध्यान रखना। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वैसे एन यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। यही आता है क्यों? एक्चुअल में साउंड ही अलग करता है इसलिए। ठीक है, तो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। Two metal plates, positive and negative. The plate length is L. The plate length is L and separation D. Plate length is L and separation D. अब पार्ट ए करके लिखो इसमें। ये तो अपना प्लेट के बारे में बता दिया कि प्लेट की लेंथ जो है वो L है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिस्टेंस D है। पार्ट ए लिखो, एन इलेक्ट्रॉन, पार्ट ए में लिखो एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन starts from the plates and go up towards the opposite plate. Go towards the opposite plate. Who will win the race? क्या? हाँ, अब देखो समझो इस चीज को, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कॉमन सेंस है थोड़ा सा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट पे रखा होगा। क्यों रखा होगा? फिर तो मूव ही नहीं करेगा। अगर वो पॉजिटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन रखा होता, मतलब इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर रख दूंगा और छोड़ दूंगा, तो क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा हुआ है? नेगेटिव प्लेट पे। और प्रोटॉन कहाँ रखा हुआ है? पॉजिटिव प्लेट पे। दोनों को एक साथ मैंने छोड़ दिया। प्रोटॉन इधर की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा। क्वेश्चन ये है कि हु विल विन द रेस, मतलब कि पहले कौन प्लेट को टच करेगा। चार्ज तो दोनों के सेम है, सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। आराम से, मतलब मैं क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, सॉल्व करना। अभी सेकंड, हाँ बी पार्ट भी है, ए लिखवा है तो बी होगा ही होगा। मुझे नहीं पता। अच्छा देखो, जल्दीबाजी है जानने की तो जान लो, दोनों में एक्सेलरेशन यही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा? प्रोटॉन ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन उसका कम होगा। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा तो प्रोटॉन धीरे जाएगा और इलेक्ट्रॉन तेज जाएगा। तो कौन जीता रेस? इलेक्ट्रॉन। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, an electron and a proton starts moving start moving parallel to the plates parallel to the plates towards the other end
from the midpoint of the separation of plates at one end of the plates. कहानी ऐसी उलझा के लिखी हुई है कि समझ में ही नहीं आया, आगे देखते जाओगे। हाँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इतनी लंबी लैंग्वेज जो दिख रही है ना आपको, इसलिए। which of the two will have greater deviation which of the two will have greater deviation, अभी समझा दूंगा क्या कह रहा है। डेविएशन, भटक जाना, याद है ना, वो पढ़ा था, क्या नाम था उस लॉ का, खूब डेविएशन वर्ड सुना था, रदरफोर्ड, गोल्डफॉइल, डेविएशन। deviation when they come out of the plates if they start with come out the plates, मतलब कि कहना क्या चाहता है पहले समझो कि दोनों को यहां से छोड़ा मैंने, ठीक है, यहां से छोड़ा, तो अब क्या होगा, ये वाला इधर एक्सेलरेशन लगाएगा, ये वाला इधर एक्सेलरेशन लगाएगा, कुछ वेलोसिटी भी तो दी है इधर छोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब ये पूछना चाहता है कि मान लो कि ये वाला इधर निकल गया, ये वाला इधर निकल गया, एक मिनट के लिए सोच के देखो। तो अब आपसे पूछना ये चाहता है कि ये बताओ दोनों में से किसका डेविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है, दोनों में से डेविएशन ज़्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। आगे आपको कुछ चीज़ें और दे रखी है इसमें हेल्प के लिए, सेम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं, जल्दीबाजी मत करो। सेम इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, when they come out with the plates, हाँ, तो उसके आगे बता रहा हूँ, if they start with same initial velocity, दोनों सेम इनिशियल वेलोसिटीज निकले हैं। दूसरा दे रखा है सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मजा आ गया। ये तीन कंडीशंस में पूछे गए बी वाला पार्ट। पहला है सेम इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी कंडीशन में पूछा गया है विद सेम काइनेटिक एनर्जी, और तीसरे में पूछा गया है विद सेम इनिशियल मोमेंटम। हाँ, बी के तीन पार्ट हैं। एक बार तब बताना जब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, दूसरा तब बताना जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, और तीसरा तब जब दोनों की मोमेंटम सेम हो। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेविएट करेगा, ठीक है, मान लेते हैं। आराम से मैं आप लोगों को पूरे 7 मिनट 8 मिनट दे दूं, 7 8 मिनट दे करो सॉल्व, खेलो आराम से, दिमाग लगाओ। क्या डेविएशन मतलब किसने कितना कर्व लिया, हाँ, यानी कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ज्यादा डेविएशन मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, एक सर्कल तो ये बन रहा है और एक सर्कल ये बन रहा है, तो अब बताओ दोनों में से किसका रेडियस कम था, तो डेविएशन भी तो इसका ज़्यादा था, सिंपल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम मतलब डेविएशन ज़्यादा, लगाओ दिमाग। 4:37 पे मैं करवाना शुरू कर दूंगा इस क्वेश्चन को, तब तक आप लोगों के पास टाइम है। बातें मत करना प्लीज, नो डिस्कशन, डू योर सेल्फ। ये वाला तो हो ही गया ना, पहले बता दिया तो खत्म ही हो गया।
ए वाले में तो बता ही दिया ना, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड था, तो खत्म ही करवा दिया था मैंने। बी पार्ट करना करो। आज बोला आंसर चाहिए। ये 11th में सही था, ये 12th में आके खराब हो रहा है अभी। 11th में इसका आंसर हमेशा आता था, चाहे किसी मेथड से करे आंसर निकलता ही था इसका। चालू कम्युनिकेशन। बच्चों दिमाग लगाने के लिए टाइम देता हूँ ना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। एक बार सोच के तो देखो तुम लोग क्या मिस्टेक करते हो, कहाँ सही करते हो, ये चीज़ अपने आप पे थोड़ा जज करो। काइनेटिक एनर्जी वाले में पहले वाले में तुम लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन का होगा, जिसने भी कहा बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या कह रहे हो? दूसरे में गलत है, सेम रहेगा। दूसरे में सेम है, और तीसरे में नहीं, सेम नहीं रहेगा। तीसरे वाले में आएगा प्रोटॉन का डेविएशन ज्यादा होगा। चलो मैंने आंसर बता दिया, सॉल्व करके देखो इसको। देखो सिंपल, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक मिनट के लिए सोचो, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है? नहीं, वो तो अलग अलग है। यानी वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तब उस रेशो में निकालो, उस रेशो में निकाल के सॉल्व करके देखो। ठीक है, ट्राई करके देखो, फिर बात करते हैं। सेकंड वाले का आंसर है दोनों के लिए सेम हो जाएगा। बुक में गलत है, हो सकता है यार, मैं मना नहीं करूँगा। क्या? थर्ड का प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा आएगी। यहाँ पर तुम लोग एक छोटी सी चीज़ गड़बड़ कर रहे हो बस, बाकी सब सही है। सोचने में थोड़ा सा गलत कर रहे हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पेन से करने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? पेन से करोगे तो लॉजिक निकल जाएगा तुम लोगों का। अच्छा मैं हिंट दे दूँ थोड़ा सा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, टी। सेम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बनाओ, टी निकाल लो। टी निकाल लोगे ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कैसे करना है। सब में, तीनों में, चारों में, ए बी का 1, बी का 2, बी का 3, सब में मेन काम है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना।
लास्ट 1 मिनट। अच्छा अथर्व, तुम्हारा दोनों का इक्वल कैसे आया बी के सेकंड पार्ट में? बी के सेकंड पार्ट में तुमने इक्वल बताया, मुझे कैसे आया? कोई नहीं, कोई नहीं, करो। ओके, टाइम अप। मैं डायरेक्ट बी पार्ट सॉल्व करवाऊँ? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर किसी पार्टिकल ने यहाँ से एंटर किया है, ठीक है, यहाँ से एंटर कर रहा है फील्ड में, कैसा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल, आप सब मानते हो। तो मैं प्रोजेक्टाइल पाथ बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा लेंथ छोटी कर दूँ इसकी, प्लेट की, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आसानी से आए। ठीक है, ये लेंथ मुझे एल दे रखा है। बालकों, अब गलती से भी बात की तो मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास, सीरियसली बोल रहा हूँ। यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा कुछ ऐसा, कोई ज़रूरी तो नहीं है इसको टच करें, कहीं से भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही फील्ड से बाहर आएगा तब कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा। फील्ड के अंदर ही तो एक्सेलरेशन लग रहा है इसके ऊपर, फील्ड के बाहर तो नहीं लग रहा। तो मतलब ये कर्व कितनी देर तक एक्सेप्ट करने वाला है? जब तक ये फील्ड के अंदर है। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ तब तक जब तक इसका एस एक्स इक्वल टू एल है। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब तक एल है तभी तक तो ये कर्व लेगा, उसके बाद तो कर्व लेगा ही नहीं। ये बात क्लियर हुई तो बोलो गॉट इट। पक्का? एक दूसरा पार्टिकल भी है, वो ऊपर की तरफ निकला था, मुझे नहीं पता वो कैसे पाथ से जा रहा है, बस ये जानता हूँ फील्ड से बाहर निकलते हुए स्ट्रेट लाइन निकल गया। ठीक है, फील्ड से बाहर जाते हुए स्ट्रेट पाथ पे चला गया, यानी ये भी एल लेंथ तक ही चला है। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या थी? यू, मैं यू एक्स बोल दूँ तो बता मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, कर्वेचर लेने तक का टाइम कितना हुआ? एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में कोई? जीरो। क्या टाइम निकाल सकते हैं? कैसे? डायरेक्ट कर दो एस एक्स बाई यू एक्स, टाइम आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू एस एक्स की जगह हो गया एल, और यू एक्स की जगह मैं मान लेता हूँ यू। ठीक है, ये टाइम आ गया। दूसरी बात, यहाँ पर ये जितना भी नीचे गया होगा, ये मान लो यही तो होगा इसका पाथ। इस डिस्प्लेसमेंट को एक मिनट के लिए वाई बोल दो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो अब जरा देखो, एस वाई इज इक्वल टू वाई अज्यूम किया अपन ने, मे बी प्लस मे बी माइनस, मुझे नहीं पता, ऊपर वाले के लिए होगा तो माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, नीचे वाले के लिए होगा तो माइनस। और कुछ है क्या मेरे पास? बिल्कुल है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, लगेगा एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, आया ना? कितना? क्यू ई बाय एम। फिलहाल मैंने मास की बात क्लियर नहीं की कि कौन सा मास, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं पता, बाद में पुट कर दें, यही होगा। और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई कितना है? क्या वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी, दैट इज जीरो। बोलो ये भी क्लियर है। तो क्या अब मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? आप सबको फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो, चलो मैं लिख ही देता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई जीरो तो ये पूरा पार्ट जीरो। तो क्या बचा मेरे पास? एस वाई की जगह है वाई इज इक्वल टू हाफ ए वाई की जगह क्या रख सकते हैं? क्यू ई बाय एम। और बच्चों टी स्क्वायर की जगह टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना, क्या रख सकते हैं? एल वाई यू का होल स्क्वायर। यस और नो बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्का?
अब कर्वेचर, अब मैं इसको पूरा निकाल लेता हूँ फॉर दोनों के लिए। देखो एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा ना, मास अलग अलग होगा मैं मानता हूँ, लेकिन अगर न्यूमेरिकल टर्म मतलब ये अल्जेब्रिक टर्म में बोलूँ तब तो सेम ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ y ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई। अच्छा क्यू ई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्यू चार्ज दोनों पे सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। डिफरेंट क्या है, मास, तो ये लिखा मैंने मास ऑफ प्रोटॉन इनटू लेंथ भी दोनों प्लेट की बराबर है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, और डिवाइड कर दिया मैंने इसको y ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो कितना आ जाएगा 1/2 क्यू ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एल यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। जो जो कट रहा है काट दो और देखो क्या बचता है मेरे पास फाइनल, दैट इज y प्रोटॉन बाय y इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 गुजर गया, क्यू ई से क्यू ई गुजर गया, एल से एल गुजर गया, ये ऊपर चला जाएगा। क्या बेटा, नहीं वो तो अलग अलग केस में बात करूंगा, फिलहाल तो मैं एक पर्टिकुलर रिलेशन बना रहा हूँ जो तीनों में काम आ जाए। ठीक है, फिर अपन उसके बाद की बात करें। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू यू का स्क्वायर, यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू यू ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई, ये रिलेशन निकाला मैंने जब, ये क्लियर है पक्का, हाँ या ना। y क्या है अपना कर्वेचर, y जितना ज़्यादा होगा कर्वेचर उतना ज़्यादा होगा। अब जरा सोचो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम कह रहा है, बेटा लिख लेना भी, लिखने के लिए टाइम, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इतना ही रेशो निकालना है। किसका इलेक्ट्रॉन का रेशो मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास ज़्यादा, तो इसका मतलब ये रेशो, अब आप अपने हिसाब से चेक कर लो, मेरे साथ चेक करो, इतना तो कर ही लोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो ना, आया ना। ये रेशो 1 से कम आया, 1 से कम कब आएगा, जब ये वैल्यू मतलब बड़ी हो गई, तो यानी कर्वेचर कौन ज़्यादा ले रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। कब, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है mv², काइनेटिक एनर्जी सेम, तो दोनों के लिए y भी सेम, तो क्या होगा, दोनों सेम पाथ पे लेंगे। क्लियर। तीसरा क्या बोल रहा है, मोमेंटम, तो मोमेंटम में एक mu एक mp, ये कट जाएगा, बचा क्या u अपॉन मतलब वेलोसिटी का रेशो। अब दोनों में चेक कर लो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी मोमेंटम। कर सकते हो ना अब, ये तो छोटा सा लॉजिक है तुम लोगों के लिए, मेन चीज़ ये थी कि अगर आपने ये निकाल लिया तो आप कर सकते हो कुछ भी। तो इसका सारे क्वेश्चन का आंसर ये था। आया सच में पक्का। अच्छा बोरिंग था क्या टॉपिक, हाँ सही से बताओ, बोरिंग लग रही है। देखो मैं इसलिए जज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को खुद को प्रोजेक्टाइल बहुत पसंद है पर्सनली, तो
ओके, अब बहुत देर से वेट कर रहे थे आप लोग प्रोजेक्टाइल का, सर कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं दिया, तो दे दूं एक प्रोजेक्टाइल का ढंग का क्वेश्चन, दे दूं? अच्छा, ये भी पी वाई क्यू है क्या? शायद कॉलम मैट्रिक्स वाला था ये, ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ क्वेश्चन पी वाई क्यू में तो है, ये मुझे पता है। क्वेश्चन देख के समझ में तो आया ही होगा कैसा क्वेश्चन था। बाकी इसमें क्या है, थ्योरी इन्होंने क्वेश्चन की बहुत लंबी लिख के दी थी, सामने वाला पढ़ने वाला पक जाता है इसको तो पढ़ते पढ़ते। और सेकंड वाला बी पार्ट में जो कहानी इन्होंने लिख कर दी है ना, उस कहानी को समझ ही लो तो पता नहीं क्या जो लिख कर दिया उसको समझ के देखो, लैंग्वेज क्या लिख कर दी है। तो मैं इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को जानबूझ के लिखवाता हूँ कि आप लोग को एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर में दे क्या रहा है। जितना फिजिक्स से गेम नहीं खेलते उससे ज़्यादा इंग्लिश से गेम खेलते हैं वो लोग, इंग्लिश का गेम ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन रियलिटी में अगर आप लोग एक बार शांत मन से सोच के देखो ना, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसका लेवल आप कैसे डिफिकल्ट बोल सकते हो, एक बात बताओ, कि इसने सिंपल सी चीज़ें तो पूछी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और अपन ने निकाला क्या, यही तो निकाला है बस, और वो भी उसके बेसिस पे जो 11th में प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। मैंने इसमें एक भी चीज़ बताओ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगाया हो, सिर्फ इकलौता ये क्यू ई बाई एम छोड़कर, तो रियलिटी में पूरा प्रोजेक्टाइल ही तो लग रहा है, तो क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है। चलो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चलो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, नोट कर, फोटो भेज दूँ? जिसको फोटो चाहिए वो ग्रुप पे फोटो भेज रहा है, जिसको लिखना है वो लिख लो। लिखना है कि सब, कितने बच्चों को यहाँ लिखना है बोलो, लिखना ही है, लिखवाई दे। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज, जिनको लिखना है वो लिख लो, बाकी के लिए फोटो भिजवा रहा हूँ। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास, द पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ दैट ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि -1.6 इंटू 10⁻19, मतलब इसने पूरी लैंग्वेज में ना लिख करके ये बोल दिया कि एक पार्टिकल पे उतना ही चार्ज है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, एंड मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर, मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -30 किलोग्राम, projected with an initial velocity u at an angle 45 degree, at an angle 45 degree to the horizontal from the lower plate from the lower plate, the plate are the plates are sufficiently long, the plates are sufficiently long and have a separation of 2 centimeter and have a separation of 2 centimeter. Find the maximum value of the velocity of the velocity of the particle so that
It does not hit the upper plate take electric field as 1000 volt per meter directed upwards. मतलब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने और क्या बोलना चाहता है, ये समझ लो, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक्चुअली में इसको कैपेसिटर ही बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ से एक पार्टिकल को मैंने फेंका u वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही थी, ऊपर की तरफ। जैसे मैंने इस पार्टिकल को फेंका, एक्चुअली में एक्सेलरेशन इसको हमेशा नीचे कंटिन्यू खींच रही थी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से वो नीचे खींच रही थी। तो ये पार्टिकल यहाँ पर गया और ये बोल रहा है कि मिनिमम किस वेलोसिटी से फेंको कि ये इसको टच ना करे। मतलब कि क्या कहना चाहता है, आपको मैक्सिमम हाइट दे रखी है उसने पहले से, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट इससे ज़्यादा ना जाए, सॉल्व कर लो। मतलब यू वाई इज ऑलवेज लेस देन 2 सेंटीमीटर, हो गया खत्म क्वेश्चन। ये पिछले वाले से भी कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान, ठीक है। करके आओगे, आंसर दे दूं, ले लो आंसर ले लो। इट्स आंसर इज 2√2, अरे 2√2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ, क्यों होगा, चार्ज कैसा दे रखा है इसने, नेगेटिव चार्ज दे रखा है ना तुम्हें, कैसे होगा ऊपर, समझ गए कहानी। पॉजिटिव चार्ज होता तो एक्सेलरेशन ऊपर होता ना, नहीं, ऊपर वाला देखो, फील्ड अगर एक तरफ मूव कर रही है तो जिधर मूव कर रही है वो पॉजिटिव होगा, जिस तरफ से मूव, जिधर से मूव कर रही है वो पॉजिटिव होगा, जिधर पहुंच रही है वो नेगेटिव होगा। अब ये पार्टिकल यहाँ से निकला, एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ दे रहा होगा, लेकिन मैंने, अच्छा ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अर्थ के केस में होता है। आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, अर्थ कहाँ खींच रही होती है उसे, हमेशा नीचे, वैसे इसके साथ हो रहा है। यहाँ पर ये QE/m इसको नीचे खींच रहा है हमेशा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। चाहो तो वही हॉरिजॉन्टल रेंज वाला फॉर्मूला चिपका लेना, एक्सेलरेशन की जगह QE/m रख देना, आंसर आ जाएगा। हाँ, ऊपर नेगेटिव, उसने डायरेक्शन दे दी ना, टुवर्ड्स अपवर्ड लगाया, खत्म, ठीक है। छोड़ दूं, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना थैंक यू ऑल ऑफ यू।